जो नैतिक मूल्य उनके प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला ऑप्शन से देखिए, नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज समझे। बी वाला ऑप्शन देखिए, अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। तीसरा ऑप्शन है, अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। डी वाला ऑप्शन से अध्यापक का दायित्व है कि स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में से सबसे महत्वपूर्ण और सटीक उत्तर कौन सा है, डी वाला। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। फ्रेंड्स, एक तरीके से शिक्षा शास्त्र के देखा जाए तो बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हमें ना इनको बिल्कुल समझ के ही लगा सकते हैं। तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलती नहीं करें और सारे प्रश्नों को अच्छे से लगाएं। तो इसका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक अध्यापक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए नैतिक मूल्यों को लेकर। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। जो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति है उसको विकसित किया जा सकता है कैसे? वाद विवाद के द्वारा, प्रश्न पूछकर, नाटक के द्वारा, या फिर चर्चा परिचर्चा द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? फ्रेंड्स, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स चर्चा परिचर्चा के द्वारा उसमें मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता क्या है? पहला वाला ऑप्शन देखिए, वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही है या गलत है। वस्तु के बदले का मूल्यांकन, बी वाला। वैकल्पिक उत्तर की व्यवस्था, सी वाला। सत्य असत्य का विभेद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन जो सही या गलत है। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो परीक्षक होता है उसके व्यक्तित्व का जो महत्व कोई भी नहीं देता, सिर्फ वस्तुपरक उत्तर का मूल्यांकन करना होता है कि वो सही है क्या गलत है। चलिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है कि इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, ना का कोई फालतू क्वेश्चंस इसमें कंटेंट किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन। इसके पहले के पार्ट्स आपने पसंद किए हैं उसके लिए इससे हृदय से धन्यवाद फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ लाइक और कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं, बहुत ही बस आपका काम है जी इसको शेयर जरूर करें। नया चैनल है हमारा, तो इसमें बस आप शेयर करके अपना योगदान जरूर दें हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना, अगर अच्छा कंटेंट लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपकी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने हेतु निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नंबर 1, कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। या फिर बी वाला, छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। या सी वाला, छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में व्यस्त रहना चाहिए। कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है। छात्रों को चुनौतीपूर्ण एवं नवीन अनुभवों को प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करने हेतु बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसी में अंकों के स्थान पर श्रेणी प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? सीसी में अंकों के स्थान पर श्रेणी प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? सीसी आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है। सीसी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विस्तृत मूल्यांकन। 2007 में इसकी प्रणाली या सिस्टम आया था फ्रेंड, जिसको 2009 में शिक्षा के अधिकार के साथ लागू कर दिया गया था। इसमें है ना कई बदलाव किए गए बच्चों को, जैसे कि आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अगर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आप इसको पर्सनली अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा जिसके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। वैसे तो जो मेरे 20-25 पार्ट हैं, इसमें से 20-22 पार्ट जो हम करेंगे उसमें सीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें मैं कवर करवा दूंगा। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेती है जी कब से लागू हुआ है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए, तो याद रखना कुछ पार्ट्स में तो मैंने इसको बता ही दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें पढ़ाने की विधि, पढ़ाने के तरीके सबको बदलाव के साथ साथ इसको स्थापित किया गया है। क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, सतत विस्तृत मूल्यांकन, जिसमें छात्रों के मूल्यांकन के लिए कुछ अलग सी नियम बताए गए इसमें। चलिए अपन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सीसी में अंकों के स्थान पर श्रेणी प्रदान करने से क्या तात्पर्य है? नंबर एक ऑप्शन है, एक नज़र में बच्चे की परिलब्धियां न समझ पाना।
बी वाला ऑप्शन से बच्चे में कम या अधिक अंकों को लेकर गुस्सा या अपराध बोध समाप्त करना। सी वाला है श्रेणी के द्वारा ग्रुप में स्थित करना जो बच्चों में समुदाय भाव को उत्पन्न करता हो। या फिर डी वाला बच्चों को बेहतर श्रेणी ग्रेड पाने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी वाला आंसर, जिसमें कहा गया है कि श्रेणी ग्रेड के द्वारा एक ग्रुप में स्थित करना जो बच्चे को समुदाय भाव को उत्पन्न करता है। इससे क्या तात्पर्य है फ्रेंड, जो सीसी में जो अंकों के स्थान पर श्रेणी प्रदान किया गया, मतलब आप आजकल देख रहे होंगे कि 2009 के पहले क्या अंक दिए जाते थे, परसेंटेज दी जाती थी कि आपकी 80% बनी, 80% बनी है, 81%, लेकिन 2009 के बाद ग्रेड सिस्टम लागू हो गया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चों में जो हीन भावना होती है उच्च की और नीच की, यार इसके ज़्यादा परसेंटेज आए या मेरे कम आए, तो इसमें बच्चों में क्या होती है, हीन भावना पैदा हो जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए एक सामुदायिक भाव को प्रकट करने के लिए ग्रेड सिस्टम को लागू किया गया। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी छात्र के एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? उसकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अस्वस्थता, उसकी अध्ययन में अरुचि या पाठ विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, या फिर उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अध्ययन में अरुचि एवं पाठ विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसी में सुस्त बेकार फिसड्डी लिखने को वर्जित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सुस्त बेकार या फिसड्डी लिखने को वर्जित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस देखते हैं। ऐसा लिखना बच्चे को जीवन में ही हीन बताता है। ऐसे, दूसरा ऑप्शन देखिए, ऐसे ही हीनतापूर्ण टिप्पणियों से बच्चे में फिर प्रयास करने की भावना मर जाती है, वह दुराग्रही हो जाता है, वह मूल्यांकन स्कूल की शिक्षा के विषयों का है, ऐसी टिप्पणियां उसे जीवन भर हीन भावना से युक्त करती हैं। सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी वाला और पहला और दूसरा तो करने की जरूरत ही नहीं है। यह मूल्यांकन स्कूल की शिक्षा के विषयों को ऐसी है जो टिप्पणियों से उसे या हीन भावना से उसको बचाती है, जो कि उचित नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने शिक्षा शास्त्र के किसी भी किताब में से अच्छे से तैयारी करिए, किसी शिक्षक के माध्यम से करिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो ऑप्शंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में जाएंगे और क्वेश्चन समझ में जाएंगे। अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये समझ में थोड़ा कठिनाई होगी या मुश्किल होगी। ठीक है, आप किताब से ज़रूर पढ़ें। जो किताब मैंने सजेस्ट कर दी है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो जो किताब मैंने अच्छी से अच्छी जो सजेस्ट करी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जो बाल शिक्षण विधियों में होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना चाहिए, बी वाला भी बिल्कुल सही है। छात्रों को उपकल्पना निर्माण में मदद करना चाहिए। तो देखिए सारे की सारे हमारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। जो बाल शिक्षण विधियों में शिक्षक की जो मेन भूमिका होती है वो तीनों ही हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? कक्षा में शिक्षण का महत्वपूर्ण ऑप्शन देखिए सारे के सारे, विद्यालय प्रशासन का मूल्यांकन करना, अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करना, कक्षा को सामूहिक रूप से निर्देशित करना, विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। कक्षा में शिक्षक का जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है वो होता है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, सीसी में दो बच्चों के बीच तुलना को वर्जित क्यों किया गया है? जो सीसी में दो बच्चे हैं उनके बीच तुलना को वर्जित क्यों किया? जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर सिस्टम को हटा के ग्रेड सिस्टम लाया गया, उसी के आधार पर इसको तुलना को हटा दिया गया। ऑप्शंस देखते हैं इसके जो क्वेश्चन से संबंधित। इससे ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाता है, एक में ही हीन भावना आती है, बदले की प्रतिक्रिया जन्म लेती है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व मानसिक विकास का अंतर होना प्राकृतिक है। तो ऐसी टिप्पणी वास्तव में बेईमानी है। तो डी वाला आंसर, अगर देखिए ऑप्शंस अगर देखा जाए तो
बिल्कुल चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखना सारे ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखना। डी वाला आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है इसमें, ठीक है, वो भी जो भी एक्सप्लेन के साथ है। डिस्क्राइब भी किया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत मानसिक विकास का अंतर होना प्राकृतिक होता है एक दूसरे के प्रति, अतः ऐसी टिप्पणी वास्तव में बेईमानी है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर देने पर शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? नंबर 1, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार लेना चाहिए, वह उसे भुलाने का प्रयास करना चाहिए, त्रुटि करे और भूल जाए, या फिर डी वाला उसके प्रति अज्ञान बन जाए। आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आप देख रहे हैं बिल्कुल ए वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सीसीई में कितने फॉर्मेटिंग असेसमेंट की व्यवस्था की गई है? जो सीसीई है उसमें कितने फॉर्मेटिंग असेसमेंट की व्यवस्था की गई है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीसीई में क्या कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सिस्टम में बहुत ही बदलाव किए गए 2007 के बाद। तो उसमें जो फॉर्मेटिंग असेसमेंट की व्यवस्था की गई है, आगे असेसमेंट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन फॉर्मेट असेसमेंट की जो व्यवस्था की गई है वो 4 की गई है। कितनी की गई है? 4 की गई है, ठीक है। तो सी वाला आंसर याद रखना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य तत्व क्या है? जो शिक्षण सफलता है उसके लिए सर्वाधिक अनिवार्य तत्व कौन सा है? चलिए देखते हैं। शिक्षण के साथ साथ कोई अंशकालिक कार्य किया जाए ताकि आमदनी उत्तम हो सके, शिक्षक को विद्यालय में शैक्षिक सम्मान प्राप्त हो सके, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो सके, शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही है, बाकी के 3 आंसर बिल्कुल ही गलत हैं। शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य तत्व कौन सा है? विषय ज्ञान के बारे में जिसको उत्तम हो या सर्वोत्तम ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चारों फॉर्मेटिंग मूल्यांकन कितने अधिभार को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना, जैसे कि आपको पता है कि सीसीई में जो 4 फॉर्मेट बनाए गए हैं उसमें प्रत्येक फॉर्मेट जो होता है 10% को प्रदर्शित करता है। कितने को करता है? 10% को प्रदर्शित करता है। चारों फॉर्मेट में 10% को प्रदर्शित करता है। तो चारों फॉर्मेट की बात करें तो 4×10 हो जाएगा, 4×10 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी वाला आंसर आएगा, 40% को प्रदर्शित करता है। अब देखो, जिसने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा नहीं है वो तो इसको गलत कर ही देगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर एक बार भी पढ़ लिया होगा तो इसको बिल्कुल ही आप परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? जो न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि है वो कौन सी है? समस्या का समाधान, कक्षा वाद विवाद, कक्षा में रटना, या पैनल विचार विमर्श करना। सबसे पहले जो आती है न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि, अगर देखा जाए पढ़ाने का तरीके, सबसे न्यूनतम की बात चल रही, पहले तो इस पर नोट कर लेना। तो वो है कक्षा में रटना। शुरुआत में अगर देखा जाए तो कक्षा में क्या रटना, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के नियमित आंतरिक मूल्यांकन से क्या समझा जाता है? अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराया जाएगा, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाया जाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, या फिर शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। छात्रों के नियमित आंतरिक मूल्यांकन से क्या होता है कि सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा इससे, ठीक है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीसीई में कितने समेटिंग मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है? सीसीई में देखिए फॉर्मेटिंग मूल्यांकन कितने थे? 4 थे, और जो समेटिंग मूल्यांकन कितने हैं ऑप्शंस आपके सामने दिए नहीं, तो आप इसको गलत कर दो, 2, 3, 4 या फिर लिखित। तो इसमें याद रखना 2 होते हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें से प्रत्येक समेटिव में एक असेसमेंट रहता है, ठीक है। समेटिंग में कितने? 2 असेसमेंट रहते हैं, फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट रहते हैं इसमें, ठीक है। सीसी में समेटिव मूल्यांकन में कितने असेसमेंट रहते हैं? 2 रहते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समेटिव मूल्यांकन 1 और 2 में कितने प्रतिशत अधिभार की व्यवस्था की गई है? समेटिव मूल्यांकन में
20 एवं 40 की, 15 एवं 30 की, 30 एवं 60 की, 25 एवं 50 की। तो याद रखना जो समेटिक मूल्यांकन में 2 असेसमेंट होते हैं, फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट। जिसमें फर्स्ट असेसमेंट में तो 20% होता है और सेकंड असेसमेंट में 40% होता है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थक कौन है? जो प्राथमिक शिक्षा के उसमें खेल प्रणाली में प्रबल समर्थक कौन था इनमें से, खेल प्रणाली से संबंधित में प्राथमिक शिक्षक में? तो ऑप्शंस देखिए, शन, हरलॉक, हेनरी कोल्डबुक, कुक या मेरिया। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हेनरी कोल्डबुक कुक थे वो खेल प्रणाली के बहुत ज़्यादा ही समर्थक थे। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में सर्वाधिक बल इस बात पर दिया जाना चाहिए, कौन सी व्यवस्था है जिसमें कक्षा में सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, विषय वस्तु के शिक्षण पर, या फिर केवल अनुशासन पर। देखिए अगर एक ऑप्शन हटाए पर तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन सर्वाधिक बल पूछा है। अगर एक ऑप्शन हटा दिया जाए और लिख दिया जाए सभी, तो सभी आंसर हो जाएगा डी वाला। लेकिन अगर सर्वाधिक बल की बात आ जाए तो हमेशा याद रखना पहला वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए सर्वाधिक बल में कक्षा के रूप में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। फ्रेंड्स पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।